You all know, the nation has been celebrating the National Poshan Month, or what we also know as Rashtriya Poshan Mah to 2022, the whole of this September. And today, as we come to the end of Poshan Month, the National Commission for Protection of Child Rights and Anuvad Solutions have partnered to bring you an interactive session on the first 1,000 days and its importance for health, nutrition, and holistic well being of women, children, and even the larger communities. यानी जच्चा और बच्चा के पोषण के लिए पहले 1,000 दिन क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे. Of course, the National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, needs no introduction. But we at Anuvad Solutions represent an accelerator for translating science to policy action, especially in the context of Poshan or nutrition interventions. And I'm Dr. Ananya Avasthi, the founder and director of Anuvad Solutions. So we have a great lineup of experts and speakers today. But before I introduce everyone, may I please request Honorable Chairperson, Sir Mr. Priyank Kanungoji, to kindly give his opening remarks and set the webinar in motion. Thank you. नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों का और हमारे सभी जो गेस्ट हैं और जो देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर, देश भर के एनआरसी के से जुड़े हुए लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोग, स्टेट कमीशंस के लोग इस वेबिनार के माध्यम से हमसे पोषण माह में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अनुवाद सॉल्यूशंस को कि उन्होंने हमेशा की तरह एक टेक्निकल पार्टनर होने का, एनसीपीसीआर का जो मदद करते हैं वो मदद हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इस पोषण माह में हमारी की है और आज ये वेबिनार हम सबके बीच में लेके आ पाए हैं. मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर नवीन ठाकर साहब का, जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर मनीष कुमार साहब का, न्यूट्रिशन इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट से. मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर सेवंती घोष जी का, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका. और ऑफ कोर्स डॉक्टर राजा श्री सावन जो कि साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर में, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आज हमारे साथ कमीशन की तरफ से हमारी मेंबर सेक्रेटरी रूपाली बनर्जी जी हैं, हमारे हेल्थ डिवीजन से शाइस्ता जी हैं, और हम लोग ये जो वेबिनार की सीरीज और पोषण माह की दूसरी कई सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने कमीशन के बैनर के तहत, कमीशन के मार्गदर्शन में देश भर के स्टेट कमीशंस ने जो संचालित की हैं, उसमें फील्ड विजिट्स के साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन के लिए लोगों तक पहुंचना, इस सब के बीच में ये वेबिनार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम आप जैसे दुनिया भर के ख्याति लब्ध जो विशेषज्ञ हैं उनकी सीधी बात पहुंचा पाते हैं. हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, हमारा अंतिम पंक्ति का आखिरी बच्चे को सर्व करने वाला जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन तक आपकी बात पहुंच पाती है. हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं आज आप लोगों को इन सब से मुखातिब करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में जो एनसीपीसीआर को ये काम करने का अवसर मिला. प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि भारत जो है इस वक्त अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. आज जो बच्चे हैं, जो जब देश अमृत काल में, इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है देश को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में ले जाने की. और जाहिर है जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब देश को आगे ले जाने का भार, देश का भार उन कंधों पर होगा जो आज बच्चे हैं. वो कंधे मजबूत रहें, वो अपने पैरों पे खड़े रहें, वो ताकत से देश को आगे बढ़ा के ले जा सके. इसलिए बहुत जरूरी है आज उनको सही पोषण मिले, और सही पोषण मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, ये जो एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, पोषण उत्सव का रूप ले चुका है पोषण माह, वो हम सबको एक साथ जोड़ने का एक माध्यम है. मैं पुनः राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं. उम्मीद करता हूं कि आने वाला 1 घंटे सवा घंटे का समय जो आप लोगों का महत्वपूर्ण समय हमको मिला है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम बच्चों के हित में कर पाएंगे और देश के बच्चे डेफिनेटली इस वेबिनार से लाभान्वित होंगे. बहुत बहुत स्वागत.
बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyavad, sir. Thank you very much for setting the tone for the webinar. And as sir said, without wasting a minute, let us dive into the opening keynote for the session. So we start with the keynote by Dr. Naveen Thakkar to give everybody more context. Of course, you already know that Dr. Thakkar is the director of Deep Children Hospital and Research Center at Gandhidham, Gujarat, and an adjunct professor of pediatrics at Pramukh Swami Medical College, Gujarat. He is the president-elect of the International Pediatric Association for the year 21-23 and secretary of the Child Health Foundation. He is a former president of Asia Pacific Pediatric Association for the year 2016-18. Also was the national president of Indian Academy of Pediatrics for the year 2007. So it is also a member of the COVID-19 vaccine immunization task force of Gujarat government and India expert and is also part of the India expert advisory group on measles and rubella of the Ministry of Health and Family Welfare. Thank you so much, sir. And may I please request you to come forward and enlighten the audience with your opening keynote. Over to you. Thank you. Thank you so much, Dr. Ananya. Can I have my slides, please? First slide. So it's a pleasure and to be associated with Anuvad and NCPCR. So this is after 15 years, 2007, when I was president of Indian Academy of Pediatrics. I have visited NCPCR many times when Madam Santa Sinha was chairperson, and we launched a program of child rights and protection for training pediatricians. So it's a pleasure, sir, to visit maybe virtually, but it's a real pleasure. And so हम आज जो बात कर रहे हैं पोषण मास में पहले 1000 दिन, फर्स्ट 1000 डेज का इम्पोर्टेंस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। अभी जैसे डॉक्टर अनन्या ने बोला कि पोषण का क्या महत्व है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100,000 डेज का क्या महत्व है, क्यों इतना ज्यादा फोकस इतना ज्यादा है 100,000 डेज पहले 1000 दिन पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आप अगर देखिए ये जो फर्स्ट 1000 डेज बोलते हैं, 1000 दिन बोलते हैं, इसको ये कवर करता है कंसेप्शन से लेके बच्चे के दूसरे बर्थडे तक, और उसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट स्टेजेज, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये जो 1000 दिन है, इसमें देखा गया है कि अगर हम इन बच्चों को, माँ को और बच्चे को, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चा जब पेट में होता है तब वो पूरा न्यूट्रिशन के लिए माँ के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी बात ये है कि इसलिए उसका जरूरी है। फिर इन्फेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ऊपर का खाना शुरू करना भी 6 महीने के बाद बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि ये बच्चे जिनको सही पोषण ये 1000 दिन में मिलता है, वो 10 टाइम्स मोर लाइकली टू ओवरकम द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग चाइल्डहुड डिजीजेज। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करते हैं, वो एक तरह से पहली वैक्सीन का भी काम करती है, वो बच्चों को रोग से बचाती है। और ये देखा गया है कि 10 गुना ये ज्यादा चांस है कि बच्चों को गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। इनके ग्रेड्स स्कूल में 4.6 या मोर उनके ग्रेड्स आएंगे, मतलब उनको स्कूल में भी पढ़ने में काफी उनको अच्छा उनका रिजल्ट होगा। अगर जब ये एडल्ट्स बनेंगे तो ये चांसेस गो ऑन टू अर्न 21% मोर इन वेजेज, उनकी जो इनकम होगी वो 21% दूसरे लोगों से ज्यादा होने का वो है, ऐसा रिसर्च में बताया गया है। और सबसे जरूरी है कि दे आर मोर लाइकली एज एडल्ट्स टू हैव हेल्थियर एंड हैप्पियर फैमिली। जब वो बड़े होंगे तो हेल्दी एडल्ट और हैप्पी फैमिली उनकी होगी। इसीलिए ये 1000 दिन कंसेप्शन से लेके गर्भधारण से लेके 2 साल की उम्र तक के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इस समय जो है, ये समय जो है, इसमें देखिए हेडिंग है ब्रेन अंडर दिमाग का विकास हो रहा है, और इस समय सब कुछ हो रहा है। जब आप इसमें पहला देख सकते हैं, पहली स्लाइड है, मोस्टली
अनकनेक्टेड, और धीरे धीरे देख रहे हैं फुल्ली जो डेवलप्ड ब्रेन है। अब इसमें कई फिगर्स दिए गए हैं, मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर ये चीज जो ये समझना है कि पहले 2 साल में ही ज्यादा से ज्यादा ब्रेन का विकास होता है, और ये जन्म के पहले से चालू हो जाता है। अगर आप इसको देखा जाए तो सब कुछ इसमें होता है, नंबर न्यूरॉन्स के बढ़ते हैं, कनेक्शन बढ़ते हैं, और ये सब चीजें जरूरी। जब बच्चा सबसे ज्यादा 6 महीने तक होता है और 2 साल तक करीब करीब 80-90% हो जाता है। उसके बाद आप अगर, हम लोग हमेशा पीडियाट्रिक्स में बोलते हैं कि आप एक 2 साल के बच्चे का सिर देखिए और एक अडल्ट का देखिए, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ब्रेन का विकास तो करीब करीब हो चुका है। और ब्रेन का विकास होगा तभी उसको, अगर पोषण नहीं मिला तो क्या होगा, नेचुरली है उसका विकास सफर करेगा। तो ये अगर हम फिगर्स की बात करें तो बाय द एज ऑफ 2 चाइल्ड डेवलप 100,000 ट्रिलियन कनेक्शन। अभी हमने मिलियन बिलियन सुना है, ट्रिलियन कनेक्शन उसके बन जाते हैं। इसलिए इस समय उसको पोषण मिलना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो ये जो है, ये आप देखिए कि ये ब्रेन का जो ये है ना, ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। जब ब्रेन का विकास हो रहा है, 700 न्यू न्यूरल कनेक्शन आर फॉर्म्ड एवरी सेकेंड इन अर्ली ईयर, 70% ऑफ ब्रेन, मैंने बोला इट इज एज बाय 1 एज इट इज कंप्लीट, और 80% बाय एज ऑफ 3। जो प्री स्कूल ईयर है, जो पहले के जो 1000 डेज है स्कूल के पहले, जो हम बोलते हैं बच्चा जाना चालू करता है, उस समय उसका हर चीज में विकास हो रहा होता है, लैंग्वेज में, सोशल इंटरेक्शन में, इमोशनल और कॉग्निटिव अटेंशन में। इस समय उसको अगर पोषण सही मिले, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल थ्रेट, अगर ये उसको मिलता है, आप देख सकते हैं कि प्री स्कूल के बाद इसमें दिख रहा है 4 और 5 साल के बीच में, उसके बाद ये गति बहुत स्लो हो जाती है। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, जब बच्चे को हर एक चीज मिले जिसमें न्यूट्रिशन, पोषण बहुत जरूरी है, तो उसके दिमाग का पूर्णतः विकास, बहुत अच्छा विकास होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्री कंसेप्शन की, ये 270 दिन का माना जाता है, और उस समय माँ का ध्यान रखना, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पोषण, उसके अलावा सिक्योरिटी, एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन, रिस्क फैक्टर से जल्दी पता लगाना पहले 4 महीने में, प्लान्ड प्रेगनेंसी विद मिनिमम स्पेसिंग ऑफ 2 इयर्स, हर चीज जरूरी है। और ये देखा गया है, एस्टिमेटेड 47%, 293 मिलियन ऑफ ऑल प्री स्कूल एज चिल्ड्रन एंड 42%, 56 मिलियन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन आर एनीमिक। उनको खून की कमी, इतना 47% प्री स्कूल बच्चों में और 42% प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनमें खून की कमी पाई जाती है, जिसको कि जो टोटली प्रिवेंटेबल है, विद अप्रोक्सीमेटली हाफ एट्रीब्यूटेड टू द आयरन डेफिशिएंसी। और आयरन डेफिशिएंसी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम करेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये भी देखा है कि मैटरनल और जो अंडर ओवर न्यूट्रिशन दोनों का महत्व है। जो माल नरिश मदर्स होती हैं उनको हायर रिस्क होता है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, उनका वजन कम होता है। इसी तरह से जो ओबीस मदर है उनको डिलीवरी वगैरह में ज्यादा रिस्क होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये बच्चे जब पैदा होंगे और उस समय अगर उनकी समझ लीजिए कि पोषण, अगर उनका वजन कम है, और अगर आगे देखें चाइल्ड अगर स्टंटेड है तो वो जब बड़ा होगा, इसमें पहले हम बोलते थे जेनेटिक्स है के कारण ही सिर्फ उसकी हाइट या वो कम है, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादा कारण होता है कि उसकी माँ को न्यूट्रिशन न मिला हो, उसके कारण होता है। और वो जो बच्चा है वो बड़ा होकर एक एडोलेसेंट बनेगा जब, तब वो भी स्टंटेड होगा। वो फिर जब वुमेन या मेल जो भी होंगे, जब फिर से प्रेगनेंसी आएगी तो वो स्टंटेड होंगे, और नेक्स्ट ओल्डर पीपल भी होंगे और नेक्स्ट जनरेशन। तो इट इज
दिस इज कॉल्ड इंटर जनरेशनल लिंक ऑफ द माल न्यूट्रिशन। तो आप समझ सकते हैं कि पोषण का कितना महत्व है, कि धीरे धीरे पूरी जनरेशन्स जो हैं वो धीरे धीरे कम वजन और कम स्टंटिंग वाली पैदा होने लगेंगी। अब दूसरा, ये जैसे कंसेप्शन टू डिलीवरी जो हम बोलते हैं कि 270 डेज का महत्व है, उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसके अंग बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, और इन सब चीजों के डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि पोषण जरूरी है। साथ में मैटरनल टच, ऑडिटरी स्टिमुलेशन, सॉफ्ट म्यूजिक, अवॉइड मैटरनल स्ट्रेस, जो आजकल हम काफी बातें कर रहे हैं गर्भ संस्कार की, और उसके लिए काफी काम हो रहा है। तो इसका क्या महत्व है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले मदर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस के ऊपर, जो बच्चा पेट में है, उसके ऊपर क्या असर होता है। और मैटरनल स्ट्रेस डबल्स द रिस्क ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन एट 4 to 7 years of age। तो ये बहुत जरूरी है कि वी शुड एडवोकेट फॉर द प्री नेटल पेरेंटिंग, उनको बताना भी चाहिए। अब इसके बाद आता है पहला घंटा और पहले 6 महीने। इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा महत्व है। आजकल इससे भी आगे बात होने लगी है, फर्स्ट मिनट एंड फर्स्ट सेकंड की बात होती है कि किस तरह से न्यूरोनल कनेक्शन बनते हैं, और जितना जल्दी आप उसको माँ का दूध चालू करोगे वो उतना उसका अच्छा विकास होगा। और पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, पानी और ऊपर का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो NFHS 4-5 के डेटा है वो अभी भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितनी कम है इंडिया में। नेक्स्ट प्लीज। और ब्रेस्ट फीडिंग के जो फायदे हैं वो आप यहाँ देख ही सकते हैं। जितना जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग है उतना ही जरूरी 6 महीने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ऊपर का खुराक देना जरूरी है। और उस खुराक में दूध भी आता है। हम ये देखते हैं कि एज ए पीडियाट्रिशियन कि हमको कहा जाए, मदर्स कहते हैं कि मेरा दूध पूरा हो रहा है, मैं क्यों ऊपर का दूं। पूरा आप हो रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ फिगर देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद एनर्जी गैप कितना रह जाता है, ये जो आप 2 चार्ट देख रहे हैं कि एनर्जी और न्यूट्रिशन गैप कितना रह जाता है अगर उसका पेट भर रहा है तो भी, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों जरूरी है। और सबसे ज्यादा आप यहाँ देखिए आयरन है और दूसरा प्रोटीन है। तो अगर उसको सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते रहेंगे तो ये एनर्जी और ये जो न्यूट्रिशन गैप है वो बढ़ता जाएगा और उसका विकास पूरी तरह से नहीं होगा। और जो टाइम ऑफ पीक इंसिडेंस ऑफ ग्रोथ फाल्टरिंग है, जो जहां पे जाके बच्चा पीछे रह जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, और जो बीमारियां होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज वो इसी समय पे होती हैं, क्योंकि ये जो समय है क्रिटिकल है जहां बहुत कई कारणों से बच्चे को या तो ऊपर का खाना चालू नहीं किया जाता है, या तो फॉल्टी फीडिंग होती है, डाइल्यूटेड मिल्क दिया जाता है, और भी ऐसा कई चीजें हैं जिसके कारण उसको पूरा तो पोषण नहीं मिलता है। तो ये भी उतना ही जरूरी है जितना आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इम्यूनाइजेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इम्यूनाइजेशन का अपना महत्व है। इस पे कई स्टडी हुई हैं कि आप इम्यूनाइजेशन और डीवर्मिंग आजकल हम हर साल एक करते हैं, उसका कितना महत्व है, और पूरी वैक्सीन लेना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे NFHS 4 और NFHS 5 के जो डेटा है वो क्या बता रहा है कि ग्रोथ अगर हम हर साल मॉनिटरिंग करते रहे तो हमको पता चलता है कि जैसे उसका, आप ये जो रोड टू हेल्थ कार्ड देख रहे हैं इसमें हम लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं इसके लिए, आप हर महीने वो भरता जाएगा, पेरेंट्स भरते जाएंगे, इमीडिएटली उनको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा, नहीं तो अगर आप एक सिंगल वेट लेंगे उसका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि बड़ी रेंज होती है। अगर आज आपका बच्चा 6.5 किलो का है और वो भी नॉर्मल है, और 5.5 का है वो भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप अगली बार वो 6.5 से उतना ही रहा या 6.400 हो गया, 6.200 हो गया, तो तुरंत अलर्ट होता है या तो उसको खुराक नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, या बच्चे के अंदर कोई बीमारी है। नेक्स्ट प्लीज। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ये सब बताए हैं, और ये देखा गया है कि दुनिया के बहुत सारे लाखों बच्चे जो हैं इसमें पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको सही पोषण और सही स्टिमुलेशन वगैरह नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अगली स्लाइड। 1-2 ही हैं। हाँ, ये देखिए, ये पूरा जो है
एक विशियस साइकिल है। स्टंटिंग यानी बच्चे की जो स्टंट वो है गरीबी और चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ देखें कि ये एक से दूसरी चीज और दूसरे से ये होता है, इसलिए अर्ली कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ स्कूल प्रोग्रेस। जब भी ये 1000 डेज पे अगर हम ध्यान देंगे तो स्कूल में अच्छी प्रोग्रेस होगी। Stunting in early childhood is caused by poor nutrition and infection rather than by genetic differences. जो मैं ये आपको बोल रहा था कि अगर आप देखेंगे कि हम ये मानते थे कि भाई इसकी हाइट कम है और ये बढ़ नहीं रहा है तो ये तो जेनेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ज्यादा कारण ये है कि उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, इन्फेक्शन वगैरह हुए और धीरे धीरे ये इंटरलिंकिंग जनरेशनल न्यूट्रिशन की लिंक बनती जाती है। थोड़ा बहुत कैचअप होता है, लेकिन मोस्टली स्टंटेड जो चिल्ड्रन होते हैं जिनका विकास शुरू में नहीं हुआ वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। वो बड़े तक, जब बड़े हो जाएंगे तब तक भी वही रहेगा और जैसा मैंने बोला वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, अब जो अगर हम जब बात करते हैं कि हम अगर इस एज पे ध्यान देंगे और तो उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बाद में जब एक पूरा, जैसे अभी चेयरपर्सन सर ने बोला कि आज के अभी जो अगला जब हम शताब्दी में जाएंगे अपने फ्रीडम की, तब वो यही बच्चे होंगे और उन पे हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब नहीं है। आज हम इन्वेस्ट करेंगे तब नेक्स्ट जनरेशन जाके इस भारतवर्ष को, इंडिया को आगे ले जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पोषण का और बाकी सबका भी पहले 1000 डेज में क्यों महत्व है। जब अब आप दूसरी बार ये सोचेंगे कि ये पोषण मास क्यों मनाया जाता है, क्योंकि और इस पे एक 1000 डेज पे एक पहले 1000 दिन पहले 2 साल बच्चे के और मदर पे क्यों ध्यान दिया जाता है, तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये विषय बहुत बड़ा है। इस पे कई काम हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला 1000 डेज की जगह 1000 सेकेंड्स 1 मिनट और हर चीज का है कि 1 सेकंड भी हमको वेस्ट नहीं करना है। माँ के जब से कंसेप्शन हो, प्रेगनेंसी हो, तब से 2 साल तक अगर हम ध्यान देते हैं इस जनरेशन पे हर चीज में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतवर्ष जब अपनी फ्रीडम का 100 साल मनाएगा तब ऑलरेडी भी हम हैं, लेकिन तब डेफिनेटली विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सरल भाषा में जो है फर्स्ट 1000 डेज क्या है इसको हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन करके समझाया। और अब सेशन को आगे ले जाते हुए वी विल स्टार्ट विद एन इंटरैक्टिव पैनल डिस्कशन, जिससे कि जो एक मुद्दे जो सर ने डिस्क्राइब किए उसमें हम लोग एक डीपर डाइव करके जो एक आम मदर के या फादर के या एक फैमिली के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको लेकर के सामने आए। सो इन द पैनल वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी joined by Dr. Manish Kumar. Dr. Manish leads the nutrition portfolio of the Uttar Pradesh Technical Support Unit. He leads the nutrition portfolio there. Dr. Kumar provides technical, administrative, and strategic leadership to the design, implementation, and measurement of the nutrition interventions for the government of Uttar Pradesh. His areas of expertise include management of large-scale public health programs, including the HIV, nutrition, with a focus on designing and implementing community interventions. Dr. Manish has served as the director of the USAID-funded project on social protection of orphaned and vulnerable children that was implemented in Maharashtra, Andhra Pradesh, and Karnataka. Dr. Manish has also earlier worked as the team lead for the technical support unit of Karnataka State AIDS Prevention Society. Thank you so much, Dr. Manish Kumar, for joining us today. Then we are joined by Dr. Sibanti Ghosh, who's serving as the Senior Technical Advisor, Nutrition with the Alive and Thrive South Asia.
Dr. Ghosh is a well-known public health and nutrition expert and leader who's been working in this space for the past 25 years, particularly in the domain of maternal, newborn, child, and adolescent health and nutrition policy and programming support across not just India, but also other South Asian countries. Dr. Ghosh is a member of several technical expert committees on maternal, newborn, and child health and nutrition at the national level, and has also contributed to multiple key policy and program guidelines like the RMNCHA strategy, the India Newborn Action Plan, optimal feeding for low birth weight babies, program for breastfeeding, home-based care for young children, and Anemia Mukt Bharat over the past several years. Thank you, ma'am, for joining us today. And finally, we have Dr. M. Raja Shrishwan, who joined the National Institute of Nutrition at the ICMR as a senior research fellow. As a senior research fellow, Dr. Raja has been working in the area of stunting, severe acute malnutrition, infant and young child feeding practices, and cardiovascular diseases. Dr. Raja is currently evaluating the impact of multi-sectoral nutrition interventions on reducing malnutrition in the vulnerable segments of population in 2 districts of Karnataka. Dr. Raja is also involved in another study in the slums of Rajamundry, the objective of which is to reduce anemia and undernutrition in children, adolescent girls, and pregnant women through convergence of various departments that are nutrition sensitive and specific. So thank you so much to all the speakers for joining us. We will start with the first question directed to Dr. Raja. In the context of first 1,000 days, and especially for all the mothers and their family members who are tuning in, full antenatal care ka matlab kya hai for a pregnant woman who's seeking community health services in India? And as you tell us about full antenatal care for pregnant women, can you also tell us about some of the danger signs that a pregnant woman or their caregivers, their family members should watch out for and seek immediate help? Over to you, Dr. Raja Shrishwan. Thank you very much, Dr. Ananya, and I thank Anwar Solutions for giving me this opportunity to be a panelist. I think you've raised some important questions, and I thank Dr. Thackeray to start the debate with a healthy keynote address on important issues of first 1,000 days. Having said that, when you talk about the first 1,000 days, we talk about preconception, and after which we talk about the antenatal care. The first antenatal care has to be in the first 12 weeks of gestation. This is the early registration of pregnancies, what we see, and followed by at least 4 antenatal visits throughout the pregnancy. This is a minimum and not the only one. The more the better. A recent study by us shown that the higher the antenatal care visits, the higher the birth weight. And during the antenatal care, typically the first is the nutrition health counseling of the subject. Then we have the nutrition status versus the height, weight. Especially in the first trimester, the BMI is a good predictor of birth weight, and also risk factors of height and weight, which are less than 145 centimeters height as well as less than 40 kgs weight, is also a high risk pregnancy, and therefore these are important to evaluate at the beginning. And also maternal anemia diagnosed by hemoglobinometers or whatever is available at the Anemia Mukt Bharat using the digital hemoglobinometers. So we have diagnosing anemia early will help improve maternal outcomes. Also, ultrasound scan at 20 weeks of gestation to rule out fetal anomalies. And also we have other tests based on situations such as high-risk pregnancies, including blood sugar, hypertension, and also eclampsia. So these are important causes of high-risk pregnancies, which needs to be ruled out. Thank you so much. So with that, I'm sure now moving on to Dr. Ghosh, there's a lot of research around the role of diets or ahar in how do they really end up impacting the nutritional outcomes of the pregnant woman and the child. So in this context, can you tell us what is the importance of a healthy diet during pregnancy? What are some of the key nutrients that mothers should include in their diets? And then what are some of the common sources of those nutrient-rich food that can be made, that should be easily available in Indian households?
Thank you, Dr. Ananya. Thank you for giving us this opportunity to be part of this interactive session. And I am also thankful to the National Commission for Protection of Child Rights for organizing this webinar and giving us this opportunity. Very important question regarding diet. As Dr. Thakkar already has presented the importance of women's health in the antenatal period, I think स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण, health and nutrition go hand in hand. And in this context, जो आहार या diet of the mother is central, because as Dr. Thakkar or even Dr. Raj Viswan was presenting, that the status of mother's nutrition as she is entering pregnancy is important, and her, what we say, her stature or the BMI, the body mass index, which gets calculated by, the weight and the height measurements. Uske saath saath, very important is the gestational weight gain. मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ की जो वेट गेन हो रहा है, and this reflects how the fetus is growing. So adequate gestational weight gain के साथ diet is important, because pregnancy के दौरान कुछ अलग जरूरत हो जाते हैं for the growing fetus. और हम जानते हैं अभी recent evidence की वजह से कि अगर जो environment, the fetal environment and the way the fetus is growing, that is an indicator of stunting. जो fetal growth restriction होते हैं, यानी कि जब बच्चा पेट में है तब जो उसकी growth और development जब compromised हो जाते हैं, जितना होना चाहिए उससे आशानुरूप नहीं हो रहा है, तब जो स्थिति होता है, that is a leading cause for stunting in childhood. One of the leading causes of stunting in childhood, also one of the leading causes for neonatal mortality and morbidity. और इस समय पोषण माँ के लिए जरूरी है, माँ की खुद की वेलबींग के लिए, मेटरनल मॉर्बिडिटी प्रिवेंट करने के लिए, बर्थ आउटकम्स, प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि एनीमिया, और एनीमिया की वजह से कुछ और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, इन सब चीजों के लिए खुद के लिए माँ की पोषण बहुत जरूरी है. और उसके साथ साथ जो हमने कहा, जो फीटस, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसकी जो जरूरत है अच्छे फिजिकल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. और फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हम हमेशा सोचते थे और उसके ऊपर बात करते थे, लेकिन बहुत जरूरी जो है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट और उनकी जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है, इन सब के ऊपर असर पड़ते हैं. तो इस समय माँ को नॉर्मल समय में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के कंपैरिजन में उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, उनके लिए कुछ खास विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, जिसमें आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की विटामिन की भी जरूरत बढ़ते हैं, विटामिन सी की जरूरत बढ़ते हैं, विटामिन ए है, जिंक जैसे मिनरल है, ये सब चीजों की जरूरत बढ़ते हैं. तो इससे माँ जो डाइट ले रही है उसकी क्वांटिटी वन हैंड शुड बी एडिक्वेट, कि ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी की, प्रोटीन की, और ये जो विटामिन मिनरल्स के बारे में हम बता रहे हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी के साथ साथ the quality of the diet is very important. How does it become sufficient or adequate in the micronutrient? ये जो vitamins और minerals है, इसे हम micronutrient कहते हैं.
तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द डाइट इज इम्पोर्टेंट. डाइट डाइवर्सिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट. वो आपके एक इंडिकेटर बन जाते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एडिक्वेसी के लिए और ओवरऑल डाइट क्वालिटी के लिए. और हमारे यहाँ पर जो मेनली हम देखते हैं कि ज्यादातर से हम लोग सीरियल बेस्ड डाइट लेते हैं. चावल, रोटी, ये हमारे खाने में ज्यादा लेते हैं. लेकिन बहुत सिंपल वे में अगर हम बताएं तो हमारे जो थाली है, प्लेट है, उसकी आधे हिस्सा भरना चाहिए डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, फ्रेश फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स है जो खास करके विटामिन सी रिच है, जैसे कि आपके आंवला है, जैसे आपकी गुआवा है, जैसे आपके गुआवा या अमरूद है, आपके जो साइट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, जो लोकली अवेलेबल है. और हरे पत्तेदार सब्जियां हमारे यहाँ सीजन के हिसाब से बहुत सारे मिलते रहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और दूसरे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और कुछ जो आपके विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो आपके ऑरेंज येलो कलर्ड होते हैं और वो फ्लेशी होते हैं, जैसे आपके आम हो गया फ्रूट्स में, जैसे आपके पंकिन या कद्दू हो गया. तो ये काफी लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स है. और ये सब चीज अगर हमारे डाइट में, जो हमारे सीरियल्स जिससे हमें एनर्जी मिलते हैं, राइस और रोटी, इनके साथ अगर ये शामिल होते हैं तो विटामिन और मिनरल्स की जो अलग जरूरत है, खास करके आयरन, कैल्शियम, ये सब हमें इनसे मिलते हैं. इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, जो हमारे डाइट में थोड़ा सा जिस हिसाब से ऑप्टिमम लेवल में आना चाहिए. अभी तक की जो एविडेंस है, प्रोटीन कंटेंट भी हमारे कम रहते हैं. प्रोटीन हमारे पल्सेस, बीन्स, जो लेंटिल्स, हमारे यहाँ पर बहुत सारे दाल हम लोग लेते हैं, चना दाल हो, अरहर दाल हो, मसूर हो, मूंग हो. तो पल्सेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट जो लेना चाहिए चावल और रोटी के साथ. और इसके साथ साथ जो है कि हमारे मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम दूध ले सकते हैं, दूध से बना हुआ दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, पनीर हो, जो जिस हिसाब से खाते हैं. और जहां पर लोग एनिमल सोर्स प्रोटीन ले सकते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे कि आपके अंडा हो गया, फिर मछली, चिकन, मांस की जो बात है, वो भी अगर डाइट में शामिल हो जाए. हम कहते हैं कि खाने में अगर कम से कम पूरे दिन भर की खाने में 5 प्रकार की आइटम आ जाते हैं, जैसे हमने राइस रोटी लिया, उसके साथ हमने दाल ले लिया, कोई एक हरे पत्तेदार सब्जी ले लिया, फिर कोई एक दूसरे सब्जी जैसे कि कद्दू का भी हो जाए जो पीला रंग के गुंदेदार सब्जी है, या साथ में एक फल आ जाए और उसके साथ साथ दूध के बने हुए कोई भी चीज आ जाए, तो इसमें हमारे एक संतुलित, एक डाइवर्स डाइट माँ को मिल सकते हैं. और हम लोग ये आसानी से लोकली जो अवेलेबल है, जो सीजनल है, उन सब चीजों से ये हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं. हमें कोई एक्सपेंसिव जो बिना मौसम वाले, हम लोग बहुत से टाइम गलतफहमियां में रह जाते हैं कि हमें सेब लेके आना है, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब खरीदना जरूरी है अच्छे पोषण के लिए. ऐसा नहीं है. जो लोकली अवेलेबल है, सीजनल है, ऐसे जो डाइवर्स फूड आइटम्स है, उससे हम अपना डाइट की क्वालिटी को जरूर बढ़ा सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं. और माँ की खाने पीने के ऊपर फैमिली की एक रोल रहते हैं कि ऐसा ना हो हमारे जो जेंडर की जो डायनामिक्स है, माँ कम ले रही है, सबसे बाद में ले रही है, ये सोच से बाहर आकर के प्रेग्नेंट माँ की खाने पीने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और सिंपल शब्दों में समझाया कि एक संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या, एक स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम
क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या टिप्स हैं एक संतुलित आहार खाने के लिए, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अब मैं आपकी तरफ आऊंगी डॉक्टर मनीष कुमार। यू लीड द न्यूट्रिशन वर्टिकल फॉर यूपीज टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। आपका इतना फील्ड एक्सपीरियंस रहा है, तो हम लोग अब बात करते हैं न्यूट्रिशन मिशन, या जो अब पोषण 2.0 की भी गाइडलाइंस आ गई है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत how do you think social and behavioral change communication is being utilized for messaging on the first 1000 days? और इसमें क्या गोद भराई या अन्नप्राशन जैसे सोशियो कल्चरल प्लेटफॉर्म्स की भी कोई जगह है कि नहीं? एंड मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करूंगी कि आप ऑडियंसेस को, दर्शकों को, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशाज, एएनएम्स, इनका भी क्या क्या रोल हो सकता है और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं कम्युनिटी को, इसके बारे में भी हम लोगों को प्लीज बताएं। डॉक्टर मनीष कुमार। थैंक यू अनन्या। पहली बार तो थैंक यू फॉर इन्वॉल्विंग मी इन दिस वेबिनार, एंड आई आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एनसीपीसीआर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए डिस्कशन। फर्स्ट 1000 डेज के बारे में जितना डिस्कस किया जाए वो कम है, क्योंकि इस दौरान जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो बाद में कभी नहीं मिलती। इस दौरान जो हम खो चुके होते हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपने कहा कि सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, रोल है पोषण 2.0 में। देखिए, पोषण 2.0 में सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पिलर्स, जिसको यूज करते हुए ये माना गया है कि हम जन आंदोलन ला सकते हैं या पीपल्स मूवमेंट फॉर एड्रेसिंग मैल न्यूट्रिशन। और पोषण अभियान ने इसको काफी रेगुलरली पुश भी किया है बिहेवियर चेंज के लिए, पूरे साल पुश किया है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ फोकस्ड कैंपेन्स, जैसे अभी पोषण माह चल रहा है तो वो एक फोकस्ड कैंपेन है, पोषण पखवाड़ा होता है वो एक फोकस्ड कैंपेन है। तो उस दौरान इन सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा और तवज्जो देते हैं। ये देखिए, सोशल एसबीसीसी जो है वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाता है। देखिए, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर एक प्लेटफॉर्म है, वीएचएनडी जैसे बिहार यूपी में वीएचएनडी से काफी सर्विस है, वो एक प्लेटफॉर्म है। एक हेल्थ फैसिलिटी एक प्लेटफॉर्म है, जो आंगनवाड़ी आशा जो होम विजिट्स करती है वो एक प्लेटफॉर्म। सो तो ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को फर्दर करते हैं। इसमें मास मीडिया, मिड मीडिया, ये सब भी आता है। तो ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ये साल भर का कार्यक्रम रहता है। और आपने गोद भराई और अन्नप्राशन दिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो एसबीसीसी के लिए यूज करते हैं। देखिए, गोद भराई और अन्नप्राशन में एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। उस एक्सेप्टेंस की वजह से इसको यूज करना आसान हो जाता है। द डिफरेंस इज कि जब पोषण अभियान के जरिए हम अन्नप्राशन और गोद भरा यूज करते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो वो फंडेड एक्टिविटी है, 250 रुपया प्रति एक्टिविटी दिया जाता है, क्योंकि वो फंडेड है इसलिए वो मॉनिटर्ड भी है। दूसरा मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि अन्नप्राशन और गोद भराई अगर कोई फैमिली करती है तो वो अपने घर पे करती है और उस घर के लोग ही वहां होते हैं। इस पर्टिकुलर पोषण अभियान में हम उसको आंगनवाड़ी सेंटर पे कर रहे हैं, और आंगनवाड़ी सेंटर पे जब ये ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहां पे सिर्फ वो महिलाएं नहीं आती हैं जिनका गोद भराई होना है, उनके जैसे और भी महिलाएं आती है। और वहां पे सिर्फ वो एक जो ट्रेडिशनल प्रोसेस ही नहीं होता है, वहां पे काफी डिस्कशन भी होता है, या होना चाहिए एटलीस्ट। काफी नॉलेज का भी आदान प्रदान होता है, ताकि सिर्फ वो महिलाएं जिनका गोद भराई हो रहा है वही उससे बेनिफिट ना हो, बाकी बहुत सारे लोग जो भी वहां आए हुए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स सारे बेनिफिट हों और उस नॉलेज का वो अपने घर में भी इस्तेमाल कर सके। एंड सिमिलरली फॉर अन्नप्राशन में मान लीजिए 2 बच्चे आए हुए हैं जिनका अन्नप्राशन होना है, तो उस एज ग्रुप के और भी बच्चों और उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है ताकि वो भी इस पूरे डिस्कशन का लाभ उठा सके। वहां पे जो भी इम्पोर्टेंस बताई जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, वो सबको पता रहे, क्योंकि एक बार बताने से बिहेवियर चेंज नहीं होता है, इसको बार बार बताना पड़ता है, हर जगह बताना पड़ता है। और इसीलिए सोशल बिहेवियर चेंज एक
एक रेगुलर एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सब में हमेशा करना चाहिए। ओवर। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने जो बात बोली रिपीटेड मैसेजिंग की, एकदम ये बड़ी रेलेवेंट है हम सब पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। अब आते हैं डॉक्टर शिशवान के पास। तो अभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात हुई, तो पहले तो आई वुड वांट कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्लूसिव क्या है ये लोगों को बताएं, और इसमें WHO की भी रिकमेंडेशंस क्या है मदर्स के लिए, और ब्रेस्ट मिल्क का क्या न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है और क्यों उस पर इतना जोर दिया जाता है? यस, तो पहला है अभी जो ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, वो तो पहले 6 months यानी 180 days ऑफ सिंस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए बोलते हैं, दैट इज द टाइम। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोले तो नॉट इवन वाटर, आई थिंक दिस इज, ज्यादा लोग पीपल थिंक दैट ड्यूरिंग द हॉट क्लाइमेट दे शुड फीड द चाइल्ड विद वाटर, so not even water. So studies have shown even in hot climates such as Rajasthan, the mother can produce enough milk even in hot climates. So not even water is what is called exclusive breastfeeding for the first 6 months. जो मेजर डिफिकल्टी होता है वो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ड्यूरिंग दैट इज वेयर वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर, वेयर बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शंस, नहीं तो नो डिफरेंट प्रोसीजर्स वेयर द मदर इज अनेबल टू फीड, even in them we recommend less than 1 hour because of the benefits of breast milk. First is the bonding, which the mother, when the child latches onto the mother's breast, the child looks into the mother's eye and the mother also looks into the child's eye. This is the bonding, and that's the best thing that can happen to the child, and the child will feel comfortable. And also the warmth provided by the mother's skin to the baby, it will help maintain the temperature of the babies, especially for low birth weight, where they likely suffer from hypothermia, जो low temperature बोलते हैं, because a lot of low birth weight children and severe acute malnourished children who have less fat because of low birth weight will not be able to regulate enough temperature in the body, and therefore they need to have always skin to skin contact with the mother to get the temperature from the mother. Also breastfeeding is breast milk is available throughout the day. ऐसा नहीं कि हम बॉटल से पिला रहे हैं, कभी शॉप बंद है तो कहाँ से मिलता है नहीं मालूम, but not like that. Mother is always with the child and mother can produce enough milk. This is important. And also the affordability, so there is zero, all the mother should do is to eat good food, that's all, a good balanced diet, and that the mother can produce not only for one child but also for twins as well. Studies have been conducted even in births of 4 children where it was possible to exclusively breastfeed for at least 3 months. So this is done in Davangere Hospital. So it is also possible to breastfeed 4 children. So people who think that the breast milk is not sufficient, this is an important indicator that it is possible. अभी जो बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क का फायदा है वो नॉट इवन फॉर द बेबी बट ऑल्सो फॉर द मदर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैंसर्स, इन टर्म्स ऑफ postpartum depression, in terms of bonding with the child. So there are multiple benefits not only for the child but also for the mother. So these are very important to understand. And अभी जो exclusive breastfeeding का जो main focus रहता है वो 4 months के लिए देते हैं, फिर बाद में पानी what they add water to the food, or that is what we call predominant breastfeeding. वो तो बिल्कुल no, that is only harming, because जो ताकरे साहब ने बताया कि तो first 2 years का जो immune status रहता है बहुत weak रहता है. हम we can tolerate home foods but not the child who still gut microbiota, जो अंदर का gut का microbiota रहता है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है, तो उसके the baby cannot tackle new organisms, and therefore the child has likely to suffer from diarrhea, infections, fever, pneumonia. ये सब चीजें ज्यादा होता है. So this is very important that exclusive breastfeeding पहले 6 months तक देना है और भी कंटिन्यू करना है 2 साल के बाद. अभी ज्यादातर लोग इसलिए नहीं करते कि वो साइकोलॉजिकल है, बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है या तो बच्चा बोलता है कि मदर को सफिशिएंट मिल्क नहीं आ रहा है, तो इसको प्रॉपरली लैक्टेशन काउंसलिंग देना है. इन लैक्टेशन काउंसलिंग लुक एट द मदर साइकोलॉजिकल स्टेटस, मदर्स न्यूट्रिशन स्टेटस, मदर्स how feeding the child, including the position of the baby for the attachment of breast. ये सब देखने के बाद after all the ruling out हमको कहीं ना कहीं मिलता है. So nature में 95% it is possible to exclusive breastfeeding for the first 6 months. अभी जो बांग्लादेश का ट्रायल चल रहा है, जो वहाँ ज्यादा रिसर्च हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, तो पहले 6 months में they have
they have proven repeatedly that it is possible to exclusive breastfeeding. बस उनको जो पहले स्पीकर मनीष कुमार सर बोले कि रिपीटेड काउंसलिंग देना है, टिपिकली हर महीने या 2 months रिपीटेडली काउंसलिंग देना है. और जो हाई रिस्क रहता है, जो हाई रिस्क जैसे जो व्हाट हमको बोलता है मैमी, तो ये मैमी केयर पाथवे जो बोलता है, सो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन इन्फेंट्स बिलो 6 months. तो ये हाई रिस्क ग्रुप को हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको हमको अच्छी सी तरह ट्रीट करना है. सो दिस इज द गाइड, दिस इज द वे फॉरवर्ड. अभी ज्यादा तक रिसर्च यही हो रहा है कि 6 months के अंदर जो वेस्टिंग रहता है उसको कैसे हम रिड्यूस करें और उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग रेट्स कैसे बढ़ाना है, ये ज्यादातर अभी नया रिसर्च हो रहा है. थैंक यू. Thank you so much. This was very helpful, very informative. और इसी के साथ साथ a follow up question to Dr. Ghosh on complementary feeding. तो आप प्लीज दर्शकों को पहले तो बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम बोलते रहते हैं, बट नॉट वेरी मेनी अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या ऊपरी आहार का मतलब है क्या, व्हेन शुड इट बी इनिशिएटेड, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड, एंड क्या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब टू कंप्लीटली स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, क्या इसका मतलब ये भी समझना चाहिए. सो ओवर टू यू मैम. Thanks, Dr. Ananya. Complementary feeding या जो ऊपरी आहार, very rightly pointed out by you कि ये काफी neglected है, and also it's not something, you know, जैसे कि एक one off nutrition में कुछ भी one off provision नहीं है कि हम एक दवाई ले लिया या इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लेके चले आए. ये हमें हर दिन करना पड़ता है. घर में माँ रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली होते हैं, लेकिन it's not the sole responsibility of the mother. Family should be part of this process, fathers and other family members. और हमारे कल्चर में elderly women in the family जो हमारे grandmothers हैं, वो भी एक important role play करते हैं कि किस हिसाब से एक बच्चे को हम खिलाए पिलाए, कैसे उसको बड़ा करें. तो इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है, बिकॉज काफी सारे मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शंस, फियर्स, एप्रीहेंशंस है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेकर के. कौन से फूड हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि बच्चा 6 months कंप्लीट कर रहा है, 180 days आर कंप्लीटेड, उसके बाद ही हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, that is the best nutrition for the infant. 6 months complete हो गया, मतलब 180 days completed. Now along with breastfeeding हमें semi solid solid food introduce करना है. और शुरू में ही डॉक्टर थक्कर ने दिखाए थे कि 6 months के बाद जो एनर्जी गैप्स है, because breastfeeding cannot fulfill the entire energy requirement of the infant after 6 months. तो वो एनर्जी गैप बढ़ते जाते हैं. हमें उस हिसाब से ऊपरी आहार को भी देना पड़ेगा, मतलब ऊपरी आहार की क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर ऊपरी आहार की जो टाइप्स ऑफ फूड है वो भी हम एज के साथ साथ एडजस्ट करते जाते हैं, तो जिसे हम एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं. तो जब 6 months कंप्लीट हो जाते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं. यूजुअली ये 2 या 3 चम्मच से हम शुरू करते हैं ना. वेरी वेल मैश्ड, अच्छे से मसले हुए सॉफ्ट होम कुक जो खाना है, जैसे कि आप चावल हो जो आप दूध के साथ, दही के साथ या दाल के साथ अच्छे से मैश करके, या कोई जैसे कि हम खीर टाइप में, बहुत हलवा टाइप में, जिसको बना के बच्चे को 2 चम्मच 3 चम्मच से हम स्टार्ट कर सकते हैं. और इस टाइम पेशेंस भी बहुत जरूरी है. शुरू में बच्चे को ये टेस्ट सही नहीं भी लग सकता है और वो उसको मुंह से बाहर निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंटली, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं. बच्चे के साथ हम किस हिसाब से, कैसे उसको अपने पास बिठा के, उसको देखते हुए, उसके साथ बात करते हुए उसको हम खिलाते हैं. बिकॉज हम शुरू तो करते हैं 2-3 चम्मच से धीरे धीरे करके,
6 से 8 महीने में बच्चे को जो हमारे घर में हम अगर एक 250 ग्राम की कटोरी हमारे घर में मिल ही जाते हैं, उसकी आधे कटोरी हमें दिन में कम से कम 2 बार आधे कटोरी का ऐसे घर में जो खाना हमने कहा ना, वो हमें उसको खिलाना पड़ेगा, जो अच्छे से मसले हुए हैं, फ्रेश कुक सॉफ्ट वेल मैश्ड। आप उसमें राइस लीजिए, उसमें आप दाल मिक्स कीजिए, उसमें आप कोई सब्जी मिक्स कीजिए, आप उसको खीर के हिसाब से बनाइए, हलवा के हिसाब से बनाइए। लेकिन एक बात की ध्यान रखिए कि ये चम्मच में ठहरना चाहिए, पतला पानी जैसा नहीं होगा। हम ये बहुत कॉमन है कि हम कहते हैं बच्चे को दाल का पानी दो, चावल का पानी दो, इससे बच्चे को कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे को एनर्जी डेंस और न्यूट्रिशन डेंस खाना चाहिए। इसके बाद इस खाने में हम धीरे धीरे सब्जियां अच्छे से बॉईल करके, अच्छे से मसल करके उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। और जैसे कि 9 महीने से 11 महीने के बीच में हो, तब बच्चे को हम वही 250 ग्राम की जो कटोरी है उसका आधा हिस्सा जो भर के हम दिन में 3 बार तक उसको खिलाए, और साथ में हम उसको 1-2 बार पौष्टिक नाश्ता भी दे। उसमें हम जो पहले भी हम जैसे कह रहे थे ना कि जो हमारे मौसमी फल है, जो हमारे वहाँ घरेलू स्तर पर लोकल लेवल पर मिल रहा है, खास करके जो विटामिन सी रिच है, विटामिन ए रिच है, वो हम उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू करें। बच्चे को जब हम खिला रहे हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जो खाना दे रहा है वो उसकी साफ सफाई बिल्कुल हमें मेंटेन करना चाहिए। Right. जो पानी की इस्तेमाल है वो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग तो हमें जारी रखना ही है। जब 12 महीना हो या 12 से 2 साल के बीच में बच्चा लगभग 3 से 4 बार खाना ले सकते हैं। वही कटोरी अब हम 3/4 से पूरा कटोरी दे सकते हैं, साथ में पौष्टिक नाश्ता भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा हमें ध्यान से, कुछ बच्चे फंसी होते हैं, वो किस हिसाब से खाते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसमें माँ फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट चाहिए। और जहां पर घर पर एनिमल सोर्स प्रोटीन फूड जैसे एक बच्चे के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, अगर एक्सेप्टेबल है कल्चरली हम ये दे सकते हैं। कोई अप्रीहेंशन होना नहीं चाहिए कि एग हम दे नहीं सकते, हजम नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स है, आई विल कीप इट शॉर्ट। कोई क्वेश्चंस आए तो फर्दर इलाबोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड जैसा कि डॉक्टर घोष ने कहा, वॉट एवर इज इजिली अवेलेबल, जो हमारे घरों में जो है आसानी से अवेलेबल हो, जो हम लोग खुद प्यार से बना पाए, जो पौष्टिक भी हो, जो फ्रेश हो, लोकल हो और जो सीजनल हो, उसको जरूर बच्चों की कॉम्प्लीमेंट्री डाइट्स में आप डालें। और एक आखिरी क्वेश्चन टू डॉक्टर मनीष कुमार, बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ public health professionals are also listening to this and also for general audiences. हम लोग न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस के बारे में हमेशा पढ़ते हैं। तो अगर आप हमें एक सिंपल टू अंडरस्टैंड वे में अगर समझा सकें कि पोषण के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूट्रिशन सेंसिटिव और न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या हैं, और इसमें आंगनवाड़ी सर्विस कहाँ पर फिगर करती है, और फिर कौन से, अगर आप नाम भी ले सके, कौन से अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो क्रॉस सेक्टोरल एक्शन प्रमोट करते हैं फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। ओवर टू यू डॉक्टर मनीष। राइट, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस वो हैं जो मैल न्यूट्रिशन के इमीडिएट कॉज को एड्रेस करते हैं। तो जैसे आंगनवाड़ी पे जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जहाँ पे टेक होम राशन दिया जाता है, ये एक न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। ये जितनी काउंसलिंग हम बता रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की हो, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की हो, ये न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। अगर मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है, जैसे आयरन, फोलिक एसिड है, या जिंक है, या कैल्शियम है, ये न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। कोई भी डाइटरी सप्लीमेंटेशन, वो सब न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, बिकॉज दे एड्रेस द इमीडिएट कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस वो हैं जो एक्चुअल में न्यूट्रिशन को नहीं वो करते हैं, लेकिन दे इम्पैक्ट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, अगर ये एक एक्टिविटी है जो अंडरलाइंग कॉज ऑफ न्यूट्रिशन को एड्रेस करती है। जितने भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, आंगनवाड़ी पे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन इटसेल्फ जो एनसीपीसीआर कर रहा है, वो एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं करते, लेकिन उनके नहीं होने से मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। उनका होना बहुत जरूरी है ताकि वो एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे जिसमें मेल न्यूट्रिशन ना हो, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन सेंसिटिव, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर सके। सो दिस इज, आई मीन, इन शॉर्ट, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और न्यूट्रिशन सेंसिटिव का एक विवरण। विल दैट सफाइस? Yes, I think this is a good snapshot, good summary, and a good starting point सबके लिए समझने के लिए कि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और सेंसिटिव इंटरवेंशंस का क्या महत्व है। Thank you so much, Dr. Manish, Dr. Ghosh, Dr. Raja, and Dr. Thakkar for joining us today. Before we close, may I please request the member secretary, Ms. Rupali Banerjee, ma'am, to give us the closing remarks. And we know this is where we sort of also commemorate the ending of Poshan month for now, but look forward to your message for the audience and for all the public health practitioners, professionals, and the larger communities working in this space. Mute. Yes. Rashtriya Poshan Maah is an initiative to draw focus towards the discourse of nutrition and sound health. As per the recent report of NFHS 5 2019 to 21, stunting, wasting, and underweight prevalence in children has reduced. This has fulfilled our Honorable Prime Minister's vision of Suposhit Bharat. The webinars conducted throughout September will aid in creating awareness and mobilizing community participation to surmount the challenges of malnutrition. On behalf of National Commission for Protection of Child Rights, I sincerely thank Honorable Chairperson NCPCR Shri Priyank Kanungoji. I would also like to express my gratitude to Anuvad Solutions and all our esteemed guests for their active involvement to commemorate National Nutrition Month or Poshan Maah. The webinar would not have been possible without the collaborated efforts of the teams at NCPCR and Anuvad Solutions. I would like to thank the teams for their dedication and participation in organizing this webinar. Thank you once again. Namaskar. Thank you so much. Namaste.